हेलो स्टूडेंट्स, पिछले व्याख्यान में हमने अभिजन की अवधारणा एवं इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अभिजन के लक्ष्य, कार्य, पद्धतियाँ एवं विभिन्न शासन प्रणालियों में इनकी भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः अभिजन वर्ग का उद्देश्य अधिकाधिक पुरस्कारों एवं लाभों को प्राप्त करना तथा बनाए रखना होता है। ये पुरस्कार भौतिक रूप में भूमि, धन, मकान आदि होते हैं और इनका अभौतिक रूप सम्मान और शक्ति आदि है। पुरस्कार व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं तथा पद के सूचक होते हैं। आधुनिक युग में इनका स्वरूप आय, लोकप्रियता, शक्ति और सत्ता में देखने को मिलता है। ये इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित किए जाने वाले शासकीय निर्णयों, नियमों और नीतियों पर प्रभाव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, किंतु प्रभाव प्राप्त करने का प्रयास तथा प्रभाव प्राप्ति एवं उसके उपयोग अलग अलग तथ्य हैं। प्रभाव प्राप्ति के लिए अनेक उच्च सार्वजनिक पद, व्यापक लोकप्रियता, अपार धन, पारिवारिक प्रतिष्ठा, संचार साधनों पर नियंत्रण, एक अनुशासित एवं निष्ठावान सहायकों तथा अनुयायियों का समूह, गुप्त सूचना प्राप्ति तथा उनका विश्लेषण के लिए दूर दूर स्थित सेवी वर्ग आदि जो है साधन होते हैं। प्रभाव और शक्ति प्राप्त कराने वाले इन्हीं साधनों को राजनीतिक साधन कहा जाता है। इनके अलावा अन्य साधन भी अपनाए जा सकते हैं। अभिजन वर्ग के उद्देश्यों को 3 वर्ग में रखा जा सकता है। पहला है सामूहिक हित की प्राप्ति, दूसरा है स्वयं हित की साधना और तीसरा है अवचेतनात्मक अभिप्रेरणाएं। शक्ति स्वयं अपने आप में एक मूल्य या लक्ष्य हो सकती है तथा अन्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए साधना स्वरूप भी, जैसे शक्ति का प्रयोग यश, सुरक्षा, स्नेह और धन आदि प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है तथा इसका प्रयोग शक्ति प्राप्त करने के लिए। वास्तव में अभिजन वर्ग के लक्ष्यों का पता लगाना आनुभाविक शोध का विषय है और इस संबंध में राजनीति विज्ञान में अभी बहुत कम कार्य हुआ है। अभिजन वर्ग के कार्य उनके लक्ष्य और उनके उद्देश्यों से संबंधित होते हैं और उनके कार्यों का व्यवस्था के संतुलन तथा यथास्थिति और संधारण से घनिष्ठ संबंध होता है। कार्ल मैलहिम ने उनके 2 प्रकार के कार्य, संगठन एवं निर्देशन को मानता है और पार्सन्स ने उनके 4 प्रकार के कार्य बताए हैं। लक्ष्य प्राप्ति विषयक, इसमें है राजनेताओं के द्वारा नीतियों, विनिश्चयों आदि के निर्माण के संबंध में जो कार्य किए जाते हैं। अनुकूलन संबंधी कार्य, ये जो है वाणिज्य, सैनिक, राजनयिक तथा वैज्ञानिक समूहों के शीर्षस्थ अभिजनों के द्वारा किए जाते हैं। एकीकरण संबंधी कार्य, ये जो है धर्माधिकारियों, दार्शनिकों, शिक्षा शास्त्रियों तथा उच्च परिवारों के द्वारा किए जाते हैं। और चौथा है प्रतिमान संधारण तथा तनाव प्रबंधन का कार्य। यह जो कार्य है वो उच्च कोटि के कलाकारों, लेखकों, फिल्म अभिनेताओं आदि के द्वारा किए जाते हैं। ये समस्त कार्य इस प्रकार से किए जाते हैं कि अभिजन का समाज पर प्रधानता निरंतर बनी रहती है। उक्त कार्यों को करने के साधनों एवं पद्धतियों का पता लगाना सरल नहीं है, क्योंकि इनकी व्यूह रचना सदैव एक रहस्य होती है। वे दुहाई तो लोकहित की देते हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान अपने स्वार्थों को रखते हैं। तो इस प्रकार जो है अभिजन के जो उद्देश्य देखा हमने कि क्या उद्देश्य है और उसकी क्या क्या उसकी जो कार्य है और उसकी पद्धतियों के बारे में पता लगाना जो है रहस्य बताया है सी राइट मिल्स ने, क्योंकि वे दुहाई लोकहित की देते हैं लेकिन साधना अपने स्वार्थ की करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों, लोकतंत्र में, समाजवाद में और विकासशील देशों में अभिजनों की क्या भूमिका है और उनकी क्या अवधारणा है। सबसे पहले हम देखते हैं लोकतंत्र में अभिजन की अवधारणा। अभिजन की धारणा और लोकतंत्र एक दूसरे के अनुकूल हैं या नहीं, इस संबंध में 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। प्रथम विचार के अनुसार अभिजन की धारणा और लोकतंत्र के विचार में विरोध है। यह विरोध 2 रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम, राजनीतिक विचार व्यक्तियों की मूलभूत समानता के सिद्धांत में विश्वास रखता है।
यानी लोकतंत्र तो प्रथम प्रजातांत्रिक राजनीतिक विचार जो है वो व्यक्तियों की मूलभूत समानता में विश्वास करता है, लेकिन अभिजन वर्ग की जो धारणा है वो असमानता में आधारित है। ठीक है ना, क्योंकि लोकतंत्र तो समानता पर आधारित है और अभिजन क्योंकि समाज का उच्च कोटि का वर्ग होता है और कुछ ही व्यक्तियां होते हैं इसमें, तो यह असमानता पर आधारित है। दूसरा है प्रजातंत्र बहुमत के शासन पर आधारित है, लेकिन अभिजन वर्ग की धारणा में यह विचार निहित है कि शासन वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय होता है और इन्हीं आधारों पर अभिजन की धारणा के प्रारंभिक प्रतिपादक कार्लैन और निश्चय प्रजातंत्र की धारणा के विरोधी थे और मोस्का भी प्रारंभ में प्रजातंत्र का समर्थक नहीं था। उसकी विचारधारा में तो आगे चलकर परिवर्तन हुआ। बाल्टीमोर में समानता का प्रबल समर्थक है और इसी आधार पर वह अभिजन की धारणा को लोकतंत्र के विरुद्ध मानता है। दूसरी जो धारणा है उसके अनुसार प्रजातंत्र और अभिजन की धारणा परस्पर कोई विरोध नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि इसमें पारस्परिक विरोध उतना नहीं है जितना कि सतही तौर पर दिखाई देता है। प्रजातंत्र को सिद्धांत रूप में भले ही समस्त जनता का शासन या बहुमत का शासन कहा जाए, लेकिन व्यवहार में बहुमत के शासन के द्वारा प्रभावदायक शासन संभव नहीं होता है ना। ठीक है, क्योंकि सारी जनता तो शासन कर नहीं सकती है, तो इसके लिए राजनीतिक प्रजातंत्र का महत्व केवल इस बात में होता है कि समाज के अंतर्गत शक्ति का स्थान सिद्धांत रूप में प्रत्येक के लिए खुले रहते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता रहती है और शक्ति के धारक निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। शुम्पीटर और कार्ल मैनहेम आदि के द्वारा प्रजातंत्र की इसी धारणा को अपनाया गया है और अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजनीतिक प्रजातंत्र का अभिजन वर्ग की धारणा से कोई विरोध नहीं है। कार्ल मैनहेम लिखते हैं कि वास्तविक नीति का निर्धारण अभिजनों के हाथ में होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समाज लोकतांत्रिक नहीं है। मिचेल्स भी जो है राजनीतिक अभिजन और प्रजातंत्र में परस्पर कोई विरोध नहीं देखता है। उनका कथन है कि लोकतंत्र और सर्वाधिकार में अंतर बहुमत शासन और अल्पसंख्यक वर्ग के शासन के रूप में नहीं है। इनमें अंतर यह है कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में अल्पसंख्यक वर्ग निरंकुश रूप में शासन करता है, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत द्वारा इस शासन वर्ग को पदच्युत किया जा सकता है या बहुमत के हित में निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार अवसरों की समानता तथा खुली प्रतियोगिता के आधार पर ये विचारक अभिजन वर्ग का लोकतंत्र के साथ तालमेल स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि प्रजातंत्र को राजनीतिक व्यवस्था से अधिक एक समाज व्यवस्था के रूप में समझा जाता है, तो भी इसका अभिजन की धारणा से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज की जो मूल धारणा समानता है, उसी की व्याख्या अवसर की समानता के रूप में भी की जा सकती है। बाल्टीमोर के द्वारा भी समानतावादी विचारधारा के आधार पर लोकतंत्र में अभिजन की धारणा का जो विरोध किया गया है वह एक बौद्धिक स्थिति ही है, व्यवहारिक धारणा नहीं है। उसकी समानता की अवधारणा तो प्रजातंत्र को असंभव बना देती है। पूर्ण समानता की धारणा न तो व्यवहारिक है और न ही वांछनीय है। मॉन्टेस्क्यू ने भी लिखा है कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो यदि अति असमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाता है। तो लोकतंत्र के अधिकारी विद्वान ब्राइस ने भी निश्चयात्मक शब्दों में कहा है कि संभवतः किसी भी प्रकार के शासन को महान नेताओं की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी लोकतंत्र को। तो इस प्रकार वास्तव में जो लोकतंत्र को यदि सफलता प्राप्त करनी है तो उसे कार्यकुशलता का परिचय देना होगा और लोकतंत्र के लिए इस परिचय का देना उसी समय संभव है जबकि लोकतंत्र का अभिजन वर्ग के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। अभिजन वर्ग एक शाश्वत तत्व है और उसकी प्रधानता को स्वीकार करके ही लोकतंत्र अपने आप को जीवित रख सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिजन की धारणा का लोकतंत्र से कोई विरोध नहीं है। दूसरा है समाजवादी धारणा, अभिजन की अवधारणा एवं समाजवाद। तो पेरेटो, मोसोका और मैक्स वेबर और मिचेल्स आदि के द्वारा अभिजन वर्ग के जिस धारणा का प्रतिपादन किया है वह लोकतंत्र की सामान्य धारणा के विरुद्ध है और उनका मौलिक और मुख्य शत्रु तो समाजवाद, विशेषतः मार्क्सवादी समाजवाद है। अभिजन धारणा के प्रतिपादक में उपयुक्त लेखकों का उद्देश्य ही यथार्थवादी
विज्ञान का सृजन करके मार्क्सवादी समाजवाद का खंडन करता है। अभिजन धारणा के इन प्रतिपादकों ने मार्क्सवाद के दो मूल आधारों पर आक्रमण किया है। वे कहते हैं कि मार्क्स की शासक वर्ग की धारणा गलत है, क्योंकि शासक वर्ग विशिष्ट वर्ग के रूप में एक बहुत बड़ी इकाई है। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और स्थायी या बंद शासक वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरा उनका कथन है कि वर्गहीन समाज एक असंभावना है, क्योंकि समाज में न तो कभी वर्ग समाप्त हुए हैं और न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंतरिम काल में मार्क्स सर्वहारा वर्ग के अधिनायक अथवा बहुसंख्यक मजदूर वर्ग के अधिनायक की बात करता है, किंतु व्यवहार के अंतर्गत प्रत्येक समाज में एक अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा ही शासन किया जाता है। ये जो अभिजन के लेखक हैं वो मार्क्स के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि समाज में केवल दो ही वर्ग होते हैं और इनमें परस्पर संघर्ष रहता है। इनका विचार है कि समाज में दो से अधिक वर्गों का अस्तित्व होता है। पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के बीच मध्यम वर्ग का उदय मार्क्सवादी धारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त मार्क्स तो वर्ग की धारणा में उच्चता को केवल आर्थिक तत्व को ही महत्व देता है, लेकिन इन अभिजन लेखकों के अनुसार वर्ग की धारणा में श्रेष्ठता आर्थिक तत्व के अतिरिक्त धार्मिक, सामाजिक, शक्ति संबंधी तत्वों पर निर्भर करती है और उनके अनुसार मार्क्सवाद एकाकी सिद्धांत है जो ऐतिहासिक परिवर्तनों की जटिलता को ठीक से नहीं समझ सका है। शुम्पीटर और मैक्स वेबर मार्क्स की इस धारणा का खंडन करते हैं कि आर्थिक शक्तियां ही समस्त परिवर्तनों का मूल स्रोत है। वेबर ने बताया कि सामाजिक संरचनाएं उत्पादन तथा तकनीकों को प्रभावित करती हैं और वे ऐसे सिक्कों के समान हैं जो सरलता से नहीं पिघल सकते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान सैद्धांतिक दृष्टि से अभिजन सिद्धांत और मार्क्सवादी धारणा में परस्पर विरोध देखा जा सकता है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो यह नितांत स्पष्ट है कि वर्तमान में तथाकथित मार्क्सवादी साम्यवादी राज्यों में अभिजन जो है वो पूरी तरह लागू है। वर्गहीन समाज और सर्वहारा अधिनायकवाद तो कहने भर की बात है। वस्तु स्थिति यह है कि इन राज्यों में भी शक्ति कुछ विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों में ही है। एरन ने साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में लिखा है कि लोकतांत्रिक समाज के नीति शासकों की तुलना में इस अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो साम्यवादी राज्यों के शासक वर्ग के हाथों में अधिक शक्ति है, क्योंकि उनके हाथों में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति केंद्रित है। राजनीतिक श्रमिक संघों के नेता, सार्वजनिक अधिकारी, सेना के अध्यक्ष और व्यवस्थापक सब एक ही राजनीतिक दल के सदस्य और एक ही सर्वाधिकारवादी संगठन के अंग होते हैं और इस संगठित अभिजन वर्ग के हाथों में संपूर्ण और असीमित शक्ति होती है और बीच की सभी संस्थाएं, व्यक्तियों के सभी समूह और विशेषकर व्यावसायिक समूह अभिजन वर्ग के इन सदस्यों के द्वारा जिन्हें हम राज्य का प्रतिनिधि कह सकते हैं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। कुछ अन्य लेखकों ने भी ये विचार व्यक्त किया है, जिनमें मैक्स वेबर, मिलोवन ने दल की तानाशाही और थारेनस्टाइन, वेबलेन तथा जेम्स बर्नहेम ने प्रबंधकीय क्रांति के संदर्भ में लिखते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार समाजवाद की स्थापना का एकमात्र परिणाम यह हुआ है कि इन देशों में समस्त वास्तविक शक्ति एक अभिजन वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह कहना कि जो मार्क्सवादी राज्यों में अभिजन नहीं है यह भी गलत है। वहाँ भी जो है शासन की शक्ति कुछ लोगों के हाथों में हो जाती है और वो अभिजन ही कहलाते हैं। वर्तमान समय का जो बुर्जुआ वर्ग है मध्यकालीन सामंत वर्ग से भिन्न है और इसके अंतर्गत एक ही व्यक्तियों में सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियों का मेल नहीं हो पाता और बुर्जुआ वर्ग की ही विभिन्न इकाइयों में संघर्ष की संभावना रहती है। पूंजीवादी समाज मध्यकालीन समाज की तुलना में ज़्यादा खुला और गतिशील है। सार्वलौकिक व्यक्ति मताधिकार ने भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को एक दूसरे से अलग कर दिया है और स्वयं मार्क्स ने स्वीकार किया था कि सार्वलौकिक व्यक्ति मताधिकार एक क्रांतिकारी कदम होगा और इसके आधार पर हम राजनीतिक शक्ति श्रमिक वर्ग को हस्तांतरित
हो सकना संभव हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि जो आज का बुर्जुआ वर्ग है वो पहले के बुर्जुआ वर्ग से अलग है और वो अधिक खुला है, गतिशील है और समाजवादी व्यवस्थाओं में भी अभिजन की भूमिका को स्वीकार किया जाने लगा है। धन्यवाद।